सरकार की यह ड्यूटी थी कि वो सारी जमीनें जो चर्च मिशनरीज को दी गई हैं, 99 साल की लीज पे दी गई हैं, उनकी 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है, उनको वापस ले। वो काम नहीं हुआ। सरकार ने यह सोचा कि भाई क्रिश्चियंस को जमीन तो मिल गई, हमारे मुस्लिम्स को जमीन ही नहीं मिली, तो उन्होंने एक नया कानून बना दिया, वक्फ कानून, वक्फ एक्ट बना दिया। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा, सिविल लाइन में चूंकि ज्यादातर जमीन क्रिश्चियंस के पास है, चर्च के पास है, अब वो प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन महंगी होती है, एक बीघे एक बिस्वा जमीन 1 करोड़ में बिक जाती है, और उसको बेचते हैं 20 किलोमीटर दूर, थोड़ा देहात एरिया में जाते हैं, वहां बढ़िया हॉस्पिटल बना लेते, बढ़िया जो है स्कूल बना लेते। तो एक तरीके से उनको सेल्फ फाइनेंस्ड हो चुके हैं, सिविल लाइन की जमीन में प्लॉटिंग कर रहे हैं और बाहर जा जाके हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं। उससे भी पेट नहीं भरा। नेहरू जी ने बड़ा खतरनाक कानून बनाया 1894 में, 1854 में, उसको ड्रग एक्ट कहते हैं। उस ड्रग एक्ट को बना के उन्होंने भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को 3rd क्लास बना दिया। जिन बीमारियों का इलाज योग में है, नेचुरोपैथी में है, जिन बीमारियों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में है, परमानेंट इलाज है जिन बीमारियों का, अगर उसके बारे में भी कोई वैद्य, आयुर्वेद, योगाचार्य अगर क्लेम कर दे तो नेहरू जी का 1894 का कानून उसको अपराधी घोषित कर देता है। जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, माधवकर संहिता में है, वाग्भट संहिता में है, भाव प्रकाश संहिता में है, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में है, अगर उन बीमारियों का इलाज वो लोग खुलेआम कह दें कि हाँ इसका इलाज हम करते हैं, हमारे पास है, तो उनको लीगल नोटिस आ जाती है। संविधान कहता है सिटीजनशिप एक्ट बनाओ, ऐसा कानून बनाया 1955 में। आज तक किसी की सिटीजनशिप गई नहीं। किसी आतंकवादी की सिटीजनशिप गई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी घुसपैठिए की सिटीजनशिप गई? किसी अपराधी की, माफिया की, ड्रग स्मगलर की सिटीजनशिप गई क्या? यह कानून बनाया, उससे पेट नहीं भरा। 1971 में इंदिरा जी ने एक और पाप किया। पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। पूरा आजादी के आंदोलन में जनगण मन का कोई रोल ही नहीं था। पूरे आजादी का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ था। लेकिन 1971 में जब नेशनल ऑनर एक्ट बनाई इंदिरा ने, उन्होंने जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बना दिया। इतने सेकंड में गाया जाएगा, इतने सेकंड की म्यूजिक होगी, जनगण मन का कोई अपमान करेगा तो 3 साल की सजा होगी, सब कर दिया। वंदे मातरम को उसमें नहीं डाला। इसलिए वंदे मातरम को सीरियल में लोग अलग तरीके से गाते हैं, फिल्मों में अलग तरीके से गाते हैं, पॉलिटिकल रैलियों में अलग तरीके से गाते हैं। उसकी जिसकी जो मन करता है वैसे गा लेता है, जिसको जब मन करता है वैसे उसकी म्यूजिक बजा देता है। आदमी खड़े होके गाए, बैठ के गाए, ना गाए, अपमान करे, कोई कानूनी नहीं। 1984 में हम सब लोगों के परिवार के लोगों ने नारा दिया, अब की बार 400 पार। 1984 में नारा दिया था। क्या नारा दिया? अब की बार, और 404 सीट मिली। राजीव गांधी को 404 सीट मिली। और 1984 में उन्होंने एक बड़ा महापाप किया, जिसको विष्णु ने बताया अभी। वक्फ एक्ट में बदलाव किया, और केवल फायदा पहुंचाने के लिए एक कम्युनिटी को। उससे पेट नहीं भरा राजीव गांधी का। जो लोग सोचते हैं राजीव गांधी बड़े अच्छे थे, बड़े ऐसे थे, अगले साल 1985 में उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट को ही बदल दिया। पूरे भारत में नागरिकता की जो कट ऑफ डेट है 1947 है। संविधान यह कहता है कि जो लोग 1947 में भारत में आ गए थे, ये नेचुरल सिटीजन है, ये मतलब सब भारतीय हो गए, इनको कुछ अप्लाई नहीं करना। लेकिन जो 47 के बाद आए हैं, इनको भारत का सिटीजनशिप लेने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। असम में उस समय 60 लाख बांग्लादेशी रह रहे थे। राजीव गांधी ने 1985 में सिटीजनशिप एक्ट को बदला, और बदल के सेक्शन 6A जोड़ दिया,
और सेक्शन 6 ये कहता है पूरे भारत के लिए कट ऑफ डेट तो 1947 है, लेकिन असम के लिए कट ऑफ डेट 71 है। अब इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है सोचिए जरा। क्योंकि बॉर्डर पे किसी का सीसीटीवी तो लगा नहीं है कि पता चले कौन सा घुसपैठिया किस दिन आया। किसी को पर्ची तो कटती नहीं है बांग्लादेशी को आते समय कि कौन सा घुसपैठिया कब आया। तो राजीव गांधी ने कानून बना के बोला 71 कट ऑफ डेट है। अब जो 80 में आए, 85 में आए, जो 90 में आए, 95 में आए, 2000 में आए, कभी भी आए, वो कह रहे जी हम 71 के पहले ही आ गए थे। आप समझ रहे हैं ना क्या? वो कह रहे जी असम में हम 71 के पहले आ गए थे। बोले तुम नहीं आए थे। बोले नहीं आए तो दिखाओ हम कब आए फिर। अगर ये सेक्शन 6 से नहीं हटा तो भारत में एनआरसी कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बनारस में भी घुसपैठियों को पकड़ोगे तो पता क्या कहेगा, ऐसा जी हम बनारस तो बाद में आए, असम में हम 71 में आ गए थे, वो बाद में नौकरी की तलाश में इधर आ गए। ऐसे ऐसे महापाप किए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले साल 1986 में बदल दिया। 1991 में हमारे विष्णु भाई ने बताया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। सरकार का काम होता है इल्लीगल काम को इल्लीगल घोषित करना, लेकिन इसका उल्टा हुआ। 1991 में कानून बना के उस समय नरसिम्हा राव और कांग्रेस की सरकार ने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के जितने भी इल्लीगल काम थे सबको लीगलाइज कर दिया। उससे भी पेट नहीं भरा। अगले साल 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट से एक ही तीर से दो निशान। जिसको फायदा देना था फायदा तो दिया ही दिया, आपस में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को बांट दिया। हिंदू को मेजॉरिटी घोषित कर दिया, जैन, बौद्ध, सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया। उससे पेट नहीं भरा। अगले साल 1995 में वक्फ एक्ट, विष्णु भाई ने बहुत डिटेल में बताया, ऐसा कानून कि अगर वो आज वक्फ बोर्ड कह दे ये रुद्राक्ष सेंटर वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो रुद्राक्ष के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उस नोटिस को बनारस की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। चलो यहां इस मैनेजमेंट के लोग तो पढ़े लिखे होंगे। झबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर है। झबुआ में आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों ने कभी झबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी है। अगर झबुआ के किसी गांव पे नोटिस आता है कि ये जमीन वक्फ की है, वो बेचारा आदिवासी जिसने कभी झबुआ की कोर्ट नहीं देखी, वो भोपाल कैसे जाएगा? क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस हर जिले में नहीं होता, वो केवल राजधानी में होता। मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ से 600 किलोमीटर दूर है। अब मेरठ, मुजफ्फरनगर में किसी को नोटिस आता है जमीन वक्फ की है, वो बेचारा 600 किलोमीटर लड़ने जाएगा। और चलो अपनी जमीन होगी तो लड़ेगा, ऊसर के लिए कौन लड़ेगा, बंजर के लिए कौन लड़ेगा, गोचर भूमि के लिए कौन लड़ेगा, खेल के मैदान के लिए कौन लड़ेगा? तो जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सबको वक्फ बोर्ड अपना घोषित करता जा रहा है। ना उसके लिए एसडीएम बोल रहा है, ना लेखपाल बोलता है, ना पटवारी बोलता है। सरकारी अधिकारी क्यों बोलेंगे? वैसे भी उनको अब जहां नंबर 2 का सामान माल मिलता हो वहां उनको लड़ाई करनी। उससे भी पेट नहीं भरा। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया, मनमोहन सिंह की सरकार आई, उससे भी पेट नहीं भरा। 2010 में एक एफसीआरए कानून बनाया, अपने पालतू एनजीओ, पालतू पत्रकारों, पालतू जो उनके पालतू हैं सबको विदेशी फंडिंग कराने के लिए एक बढ़िया कानून, उससे भी पेट नहीं भरा। आप लोग गूगल करना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राहुल गांधी मदरसा, ऐसा गूगल करना, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी मिलेगी। रात में इनकी गुपचुप बैठक होती है राहुल गांधी की पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों के साथ। संसद का सत्र चल रहा है और तत्काल राइट टू एजुकेशन के दायरे से मदरसों को बाहर निकाल दिया जाता है, बैलेंस करने के लिए गुरुकुल को। अब जब मदरसे से निकाल दिया तो उसका परिणाम यह है कि जो जिले के शिक्षा अधिकारी हैं, चाहे बीएसए हो या एबीएसए हो, जो भी है, वो मदरसे की ऑडिट नहीं कर सकते। मदरसे में कौन टीचर है उसको जाके जांच नहीं कर सकते। मदरसे में कौन पढ़ता है उसकी जांच नहीं कर सकते। मदरसे की फंडिंग कहां से आ रही है उसकी जांच नहीं कर सकते। किताब को जांच नहीं कर सकते। तो दूर मतलब पूरी तरीके से ऑटोनॉमस हो गया, कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया। इस देश को बर्बाद करने के लिए लगातार कानून बनाए गए। भारत और भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए कानून ही नहीं बनाया। इसलिए मैं कहता हूं, भारत स्वतंत्र तो हो गया लेकिन संप्रभु नहीं हुआ।
संविधान का पहला शब्द है प्रियम्बल का सोवरिन। सोवरिन का मतलब स्वतंत्र नहीं होता, सोवरिन का मतलब संप्रभु होता। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता होता है, सोवरिन का मतलब संप्रभुता होता है। हां, भारत स्वतंत्र है, अब कोई विदेशी यहां रूल नहीं कर रहा, लेकिन संप्रभु नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि न नाम हमारे, न निशान हमारे, न शिक्षा व्यवस्था हमारी, न चिकित्सा व्यवस्था हमारी, न न्यायिक व्यवस्था हमारी, न पुलिस व्यवस्था हमारी, न टैक्स व्यवस्था हमारी, कुछ भी हमारा नहीं।